चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर्स के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं रॉयल कैपिटल पालूमा को, जहां पर डेमी ह्यूमंस को मारकर उनसे काम कराया जा रहा है। तभी वहां हमारा मेन कैरेक्टर बानज़ आता है। वो डेमी ह्यूमंस का शुक्रिया करता है मदद करने के लिए और कहता है कि वैसे तो ये लास्ट कार्गो था, लेकिन शायद से बाद में और आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि नेगोशिएशन कैसे जाती है। इतने तुम वेट करो, क्यों ना तुम बाकी लोगों के साथ खाना खाओ, ये लो खाने के लिए पैसे। बानज़ को देखकर सभी लोग अब कहने लगते हैं कि ये कितना अजीब लड़का है, डेमी ह्यूमन को पैसे दे रहा है। वहीं पर वो डेमी ह्यूमन बानज़ से कहता है कि आपका ऑफर काफी अच्छा है, पर हम लोग डेमी ह्यूमन से आपको पता है ना। जिस पर बानज़ कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरी वजह से तुम्हें ये करना पड़ा तो कम से कम मेरी तरफ से ये लो। तब यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि उस डेमी ह्यूमन से कहती है कि अगर बानज़ एक बार ऑफर कर देता है तो वो किसी से भी नो नहीं सुनता है। ये सुनकर वो डेमी ह्यूमन कहते हैं ठीक है, मैं जाकर खाना खाता हूँ अपने साथियों के साथ। वो ये बात अपने साथियों को ही बताता है। उसके साथी भी खुश होते हैं कि वो लोग डिनर करने के लिए जाएंगे और अब वो सभी लोग बानज़ का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि आप हमेशा हमारे लिए काइंड रहते हैं। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। बानज़ भी देखता है कि लोग उसे काफी बुरी तरीके से देख रहे होते हैं, जिसे देखकर बानज़ कहते हैं कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम इंसान हो या फिर डेमी ह्यूमन, भले हम लोग क्या ही हो, क्या हम लोग दोस्ती नहीं कर सकते हैं। तो लड़की कहती है कि ये काफी ज्यादा नाइस आइडिया है, पर कैपिटल में से ज्यादा लोग नहीं है जो कि ऐसा ही सोचते हैं। ये सुनकर बानज़ थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तभी वो देखता है कि वो तो ग्लो कर रहा है और अब जैसे वो लेडी पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है कि बानज़ तो वहाँ पर होता ही नहीं है। बानज़ अब हमसे कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे चूज क्यों किया गया, मुझे बस ये पता है कि मैं अब एक न्यू दुनिया में हूँ। बानज़ की जैसी आँख खुलती है, वो देखते है कि उसे समन किया गया है। एक बंदा कह रहा होता है कि 198 हीरो कैंडिडेट की समनिंग सक्सेसफुल हो गई है। बानज़ पूछते है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर एक बंदा बताता है कि मैजिकल किंगडम ऑफ क्लाइरोड है और तुम हीरो कैंडिडेट हो। ये सुनकर बानज़ कहते हैं कि शायद सबको गलतफहमी हुई है, मैं तो एक मर्चेंट हूँ। तब वो बंदा कहता है कि डार्क आर्मी के साथ हमारी काफी समय से बैटल चल रही है, इसलिए हम लोग अलग अलग वर्ल्ड से पोटेंशियल हीरोज को समन कर रहे हैं, इस होप में कि डार्क आर्मी के अगेंस्ट में हम लोग जीत सकें। जिसके बाद अब वो लोग बानज़ की एबिलिटीज को चेक करते हैं, एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखे हैं। वो प्रीस्ट बानज़ को बताता है कि क्योंकि तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो तो तुम्हारा वापस से लेवल 1 हो गया है। इससे बदले में भगवान तुम्हें डिवाइन ब्लेसिंग देंगे और वो जो ब्लेसिंग होती है वो ऐसी ताकत होती है जो कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन ट्रेनिंग करके नहीं कमा सकता है। हम उन ताकत को डिवाइन रेवोल्यूशन कहते हैं। जिसके बाद अब बानज़ का पूरा स्टेट सामने आ जाता है। बानज़ भी इस दुनिया की लैंग्वेज को बिना किसी दिक्कत के पढ़ पा रहा होता है। वहीं पर एक लेडी बानज़ के स्टेट को देखकर कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी डिवाइन रेवोल्यूशन नहीं है, इसके स्टेट तो बिल्कुल ऑर्डिनरी ह्यूमन जैसे ही हैं। तो बानज़ कहता है कि मैंने तो कहा ही था कि मैं एक नॉर्मल मर्चेंट हूँ। वहीं पर सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर कोई डिवाइन रेवोल्यूशन क्यों नहीं है, क्या हम लोग फिर से फेल हो गए हैं। ये सुनकर बानज़ कहता है सॉरी तुम लोग को डिसअपॉइंट करने के लिए, तो क्या तुम लोग अब वापस से मुझे मेरे वर्ल्ड में भेज सकते हो। तभी अचानक से हम लोग को दूसरे हीरो कैंडिडेट को दिखाया जाता है। वो जैसे समन होता है उसके स्टैट देखकर सभी कहते हैं कि ये स्टैट तो एक लेजेंडरी हीरो के होते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि इस बंदे के सारे स्टैट 999 है। सभी लोग अब बानज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। वहीं पर अब वो हीरो कैंडिडेट बानज़ के स्टैट को देखता है और कहता है तो मुझे चूज किया गया है इस दुनिया को बचाने के लिए। तो बाकी सभी लोग भी उसके पास आते हैं और कहते हैं हाँ ग्रेट हीरो, प्लीज हमें बताओ। जिसके बाद वो सभी लोग इस बात को किंग को बताने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर सभी लोग बानज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। अगले सीन में अब किंग को दिखाया जाता है जो कि उस हीरो का शुक्रिया करता है इस वर्ल्ड में आने के लिए और वो डिक्लेयर कर देता है कि ये बंदा इन लोगों का हीरो है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ बानज़ कह रहा होता है कि कोई भी मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, ये मैजिकल किंगडम क्लाइरोड है, मैंने कभी भी ये नाम नहीं सुना है, इसका मतलब सही में ये दूसरा ही वर्ल्ड है। मुझे कैसे भी करके इन लोगों को मनाना होगा मुझे वापस मेरे घर पे भेजने के लिए। अगले सीन में कुछ नाइट अब बानज़ को कैरेज के अंदर फेंक देते हैं और कैरेज चल जाती है। बानज़ कह रहा होता है कि आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसके बाद हम लोग को बानज़ की और प्रीस्ट की बात दिखाई जाती है। वो प्रीस्ट बानज़ से कहता है कि जिस गेट के थ्रू तुम्हें समन किया गया है वो ऑलरेडी बंद हो गया है और वो दोबारा ओपन नहीं हो सकता है, और क्योंकि हम लोग तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं भेज सकते हैं। ये चीज दिखाता है कि हमारे नेशन एक फेलियर है, इसीलिए हम लोग तुम्हें स्पेशल परमिशन दे रहे हैं डेलावेयर फॉरेस्ट में रहने के लिए जो कि साउथ में है। तुम वहाँ पर रहकर अपनी जिंदगी जियो और जो भी ये गलती हमसे हुई है तुम ये बात किसी को भी नहीं बता सकते हो, ये स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। अगले सीन में बानज़ अपने कैरेज ड्राइवर से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, जिस पर वो कहते हैं नहीं मुझे तुमसे बात करने के लिए मना किया गया है। तो बानज़ कहते हैं कि ऐसा मत करो, मैं काफी दूर से आया हूँ, इस कंट्री के बारे में
भी मुझे नहीं पता तो थोड़ा सा तो बता दो। क्या तुम किंग के साथ स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में हो? क्योंकि जिस वर्ल्ड से मैं आया हूँ वहाँ पर डेमी ह्यूमंस और इंसानों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉमन है। तब वो बंदा हंस के कहता है कि तुम्हारी दुनिया तो काफी बुरी जगह है। मैं स्लेव नहीं हूँ, मुझे सैलरी दी जाती है, लेकिन सैलरी मेरी इतनी हाई नहीं है। इस कंट्री में फर्क नहीं पड़ता कि कौन ह्यूमन है और कौन डेमी ह्यूमन है। जिसके बाद अब बानाजा उससे डेलावेयर फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहा होता है, पर वो बंदा खिड़की बंद कर देता है और कहता है कि हम लोग और बात नहीं करेंगे। ये सुनकर बानाजा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो नीचे बैठ जाता है और वो उन्हीं लोगों को याद करता है और कहता है कि शायद से ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेम ह्यूमंस को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं 20 दिन बीत जाते हैं। वो बंदा बानाजा को बताता है कि डेलावेयर फॉरेस्ट यहाँ से सामने है और किंग ने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा था। उस चीज को लेकर बानाजा कहते हैं कि ये तो बॉटमलेस बैग है। तो बंदा कहता है हाँ, इस बैग में तुम्हारे लिए एनफ पैसे होंगे और खाना होगा, जिससे कि थोड़े दिनों के लिए तुम्हारा काम चल जाएगा। मैं अब जा रहा हूँ। वैसे तुम केयरफुल रहना, क्योंकि मैंने र्यूमर सुने हैं कि इस पार्ट के आसपास डार्क आर्मी घूमती है। मेरी एडवाइस लो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। वहीं पर बानाजा कहता है कि ये तो कह रहा था कि मैं यहाँ से जल्दी भाग जाऊँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। जिसके बाद बानाजा उस बैग को ओपन करता है और कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि इस वर्ल्ड में भी बॉटमलेस बैग वैसे ही काम कर रहा है जैसे मेरी पुरानी दुनिया में काम किया करता था। वो अब उसमें से एक तलवार निकाल लेता है और कहता है कि ये तलवार अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी सस्ती सी लग रही है। तभी पीछे की तरफ उसे कुछ स्लैम दिखता है, जिसे देखकर बानाजा कहते हैं कि ये तो इस वर्ल्ड के अंदर भी है। मेरे वर्ल्ड में ये लोगों के ऊपर हमला नहीं करते थे, तो शायद से ये भी हमला नहीं करेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से वो स्लैम बानाजा के ऊपर हमला कर देते हैं। बानाजा भी डर कर अपनी तलवार चलाकर उन्हें खत्म कर देता है। तभी वो देखता है कि इतने में ही उसकी तलवार टूट चुकी है और अब उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। बानाजा कहते हैं कि मेरा लेवल 2 हो गया है, शायद से ये इन स्लैम्स को मारने की वजह से हो गया है। वो देखते हैं कि उसके सभी एबिलिटीज के ऊपर एक इन्फिनिटी का मार्क लगा हुआ है। बानाजा अब वॉइस गाइडेंस को भी ऑन कर देता है। आवाज अब उसे कहती है कि क्योंकि तुम्हारा लेवल अप हुआ है तो तुम्हें कुछ मैजिक स्पेल्स भी मिल रही है। बिना विंडोज का यूज करके तुम इन्हें एक्टिवेट कर सकते हो। सब स्किल बानाजा के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि एक एक करके दिखाओ। वो अब देखते हैं कि उसके बॉटमलेस बैग के ऊपर लोकेशन ट्रैकिंग मॉन्स्टर ल्यूरिंग फोर्स रिकवरी स्पेल लगी हुई थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि तो इसलिए स्लैम से मेरे ऊपर हमला कर रही थी। वो अब कहते हैं कि मेरे वेपन भी यूजलेस है, इसका मतलब किंग चाहते हैं कि मैं जल्दी से मर जाऊं। वो आवाज अब उसे कहती है कि क्या तुम सभी स्पेल्स को अपने बैग से हटाना चाहते हो? जिस पर बानाजा कहते हैं हाँ ऐसा करो। ये सुनकर सभी स्पेल उसके बैग के ऊपर से हट जाती है। बानाजा कहते हैं कि आखिर वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने बैग के ऊपर ऐसा मैजिक लगाया जो कि इजीली हट गया। चलो इस बात को छोड़ते हैं, अभी मुझे एक सेफ जगह ढूंढनी होगी जिससे कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वो अब जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक वार्निंग मिलती है कि डेलावेयर फॉरेस्ट के अंदर काफी हाई कंसंट्रेशन में मैलिशियम है। बानाजा पूछता है कि वो क्या होता है, जिस पर आवाज बताती है कि मैलिशियम एक जेनेरिक टर्म है लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस की, जो कि डीमन से निकलती है और मैलिशियम इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। क्या तुम फॉरेस्ट को प्यूरिफाई करना चाहते हो? ये सुनकर बानाजा कहता है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर रहने के लिए कहा है, तो मुझे यहीं रहना होगा। तब आवाज अब उसे कहती है कि इस स्पेल को यूज करने में तुम्हारा 1/3 मैजिक लगेगा। तो बानाजा कहते हैं ठीक है, वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास कितना मैजिक है। वो अब उस स्पेल को एक्टिवेट करते हैं और अब वहाँ पर काफी तेज लाइट आती है जो कि अब पूरे फॉरेस्ट को ही प्यूरिफाई कर देती है। बानाजा अब हैरान होता है और कहते हैं कि ये लाइट क्या थी, पर लगता नहीं है कि कुछ भी बदला है। तभी अब वो आवाज उसे कहती है कि तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। वो आवाज उसे बार बार कहती है कि तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। इतना ज्यादा लेवल अप होते हुए देख बानाजा काफी हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम लोग पहले प्रिंसेस को देखते हैं जो कि किंग से कहते हैं कि आपने ये काफी गलत किया। वो हीरो कैंडिडेट जो कि अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता है हमारी गलती की वजह से, और अब आपने उसे डेलावेयर फॉरेस्ट में फेंक दिया। अफवाह ये है कि डार्क आर्मी ने अपनी फ्रंट लाइन बेस को वहाँ पे सेटअप कर लिया है। तब किंग कहते हैं कि वो कैंडिडेट कूड़ा था, वो हीरो नहीं बन सकता है। तब यहाँ पर एक बंदा आता है और किंग को बताता है कि अभी अभी हमने सेंस किया है कि जो हाईएस्ट होली मैजिक प्यूरिफिकेशन है उसका अभी अभी यूज हुआ है। ये सुनकर किंग कहते हैं कि अभी अभी गोल्डन हेयर वाले हीरो डीमन आर्मी को हराने गए हैं, तो शायद से उन्होंने ही ये स्पेल का यूज किया होगा। वो कितने कमाल के हैं, उनके पास हाई लेवल होली मैजिक है। मैंने टैलेंटेड पर्सन को चूज करा। तब वो बंदा कहते हैं नहीं, गोल्डन हेयर वाले जो हीरो है वो साउथ की तरफ गए हैं, पर वो जो प्यूरिफिकेशन स्पेल है वो डेलावेयर फॉरेस्ट में यूज करी गई है जो कि नॉर्थ में है। ये सुनकर किंग और प्रिंसेस काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग बानाजा को देखते हैं जिसका लेवल बढ़ के 369 हो गया है। वो अब कहते हैं कि मैंने तो किसी मॉन्स्टर को मारा भी नहीं, मेरा लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? ऐसे इस वर्ल्ड में बस मैजिक यूज करने से ही लेवल बढ़ जाता है, और ये अजीब सा सिंबल अभी भी मेरे स्टैट के अंदर ही है। आखिर क्या चल रहा है? मैं अपनी लेवल अप होने वाली नोटिफिकेशन को बंद कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद बानाजा अब सोचता है कि उसके पास कितना मैजिक बचा है। वो अब चेक करता है और देखते है कि उसका जो मैजिक कम हुआ था
था वो वापस से रीजनरेट हो जाता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि तो कुछ सेकंड्स में ही रिस्टोर हो गया। इसका मतलब मेरी मैजिक कैपेसिटी सही में काफी कम है। बानर साहब सोचते हैं कि चलो इसे छोड़ो, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। टाउन के अंदर रहने से तो मुझे बैन कर दिया गया है और मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे मैजिक ने फॉरेस्ट को कितना प्यूरिफाई किया है। तभी आवाज उसे कहते हैं कि तुम इस समय पर शेप शिफ्ट मैजिक यूज कर सकते हो, ये रेकमेंडेड है। ये सुनकर बानर साहब कहते हैं हाँ ये स्पेल काम कर सकती है। वो अब अपने जेंडर को चेंज कर लेता है और लड़की बन जाता है, पर अब उसे थोड़ा सा अजीब लगने लगता है तो वो जल्दी से अपने आप को वापिस से लड़का बना लेता है। पर इस बार जो उसका चेहरा होता है वो अलग होता है, जिसे देखकर वो कहता है हाँ अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा, अब मैं टाउन में जा सकता हूँ। तभी आवाज उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक रेकमेंड करती है, जिससे कि अब वो सीधा ही कैपिटल में जा सकता है। वो अब इस स्पेल का यूज करता है और टेलीपोर्ट करके सिटी के अंदर आ जाता है। वो अब हैरान हो जाता है और कहता है कि जिस वर्ल्ड से मैं आया हूँ वहाँ पर टेलीपोर्टेशन स्पेल सिर्फ पावरफुल सोर्सरर ही यूज कर पाते थे, पर लगता है इस वर्ल्ड में सिस्टम अलग है। बानर साहब ट्राई करता है खुद को अपने पुराने वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने की, पर अब वो काम नहीं करता है और कहता है मुझे पता था कि ये काम नहीं करेगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि इस दुनिया में रहने के लिए मुझे थोड़ा सा पैसे कमाना होगा, चलो कोई गिल्ड ढूंढते हैं। वो अब टाउन में आ जाता है और कहते हैं कि भले यहाँ पर कोई मर्चेंट गिल्ड हो, रजिस्टर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मेरी मदद हो जाएगी अगर मुझे कोई एडवेंचर गिल्ड मिल गई तो, कि मैं मोस्टर हंटिंग या फिर कार्गो ट्रांसपोर्टिंग कष्ट कर पाऊंगा। तभी आवाज उसे कहते हैं कि यहाँ से सीधा जाओ और तुम्हें एडवेंचर गिल्ड मिल जाएगी। ये सुनकर बानर साहब कहता है कि आवाज तो कितनी कमाल की चीज है। वो अब गिल्ड में आ जाता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि हम लोग एडवेंचर्स को उनके एकम्प्लिश के बेस पर रैंक देते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी रैंक बढ़ेगी तुम्हें अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और तुम मुश्किल क्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर पाओगे। जो लोग गिल्ड के साथ रजिस्टर करते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं रिजर्व फंड और कंपनसेशन को रिसीव करने के लिए। क्या रजिस्टर करना चाहोगे? ये सुनकर बानर साहब सोचता है कि मेरे पुरानी दुनिया में भी गिल्ड ऐसे ही काम करती थी। वो अब कहता है हाँ मैं रजिस्टर करूंगा। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट उससे कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बानर साहब उसे कहने वाला होता है कि मेरा नाम बानर साहब है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है कि मेरा नाम फ्लियो है। बानर साहब बताता है कि फ्लियो उसके एक डॉगी का नाम था जो कि पहले उसके पास हुआ करता था। हम लोग अब देखते हैं कि फ्लियो का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। फ्लियो अब कैश को ढूंढने लगता है और कहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, पर शायद से मैं ज्यादा बड़े रिवॉर्ड नहीं पा सकता हूँ क्योंकि मेरा लेवल अभी कम है। तभी वो एक छोटी लड़की को देखता है जो कि कुछ एडवेंचर से कह रही होती है कि क्या तुम लोग मुझे डेलावेयर फॉरेस्ट में एस्कॉर्ट करोगे, यानी क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगे, मैं उसके लिए तुम्हें पैसे दूंगी। ये सुनकर कुछ एडवेंचर कहते हैं कि र्यूमर के हिसाब से डार्क लॉर्ड की आर्मी वहाँ पर फ्रंट बेस बना चुकी है। वहाँ पर जाना थोड़ा सा खतरनाक है, एक फोर्स वहाँ पर काफी जल्द भेजी जाएगी तो थोड़ा सा वेट कर लो। तब वो लड़की कहती है लेकिन उसमें काफी देर हो जाएगी, मेरी फैमिली डेलावेयर फॉरेस्ट के पास रहती है, मुझे जाकर उनकी मदद करनी है। ये सुनकर वो एडवेंचरर्स उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। तभी फ्लियो उस लड़की के पास आता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। वो लड़की अब जैसे फ्लियो को देखती है वो उसके प्यार में गिर जाती है। वो अब उसे कहती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है तुम्हें पे करने के लिए। तो फ्लियो कहते कोई बात नहीं, वैसे भी मैं डेलावेयर फॉरेस्ट में पहले जा चुका हूँ तो मैं टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करके तुम्हें वहाँ पर इंस्टेंटली पहुँचा सकता हूँ। ये सुनकर सभी एडवेंचरर्स काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये बच्चा टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है, ये पक्का झूठ बोल रहा होगा। ये सुनकर फ्लियो सोचते हैं कि क्या टेलीपोर्टेशन मैजिक बिगनर स्पेल नहीं है, क्योंकि ये स्पेल तो मेरा ज्यादा मैजिक कंज्यूम करती ही नहीं है, तो मुझे लगा ये बिगनर स्पेल है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि फ्लियो की गर्दन पर तलवार रखकर उसे कहती है कि इस छोटी बच्ची से दूर हो जाओ, मैं रॉयल नाइट्स की बेली रोजा हूँ, मैंने सुना कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकते हो, लेकिन लगता नहीं है कि तुम इतने स्किल्ड हो कि तुम एक एडवांस स्पेल यूज कर सकते हो, आखिर तुम क्या चाहते हो? वहीं पर बेली रोजा की दूसरी साथी कहने लगती है कि लड़का शायद इस लड़की को किडनैप करना चाहता है या फिर ये एक पीडोफाइल है। यह सुनकर फ्लियो सोचता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कैसे के लोगों का अटेंशन मुझ पर आए, ये लोग के शक को मुझे ठीक करना होगा। वो अब उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग का शक हो रहा है तो तुम लोग भी हमारे साथ हो, मेरा नाम फ्लियो है। यह सुनकर सभी लोग एक गली में आ जाते हैं। बेली रोजा फ्लियो से कहती है कि यहाँ पर हमें कोई भी नहीं देखेगा, अब अपनी पावर दिखाओ, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो फ्लियो कहते ठीक है, जिसके बाद सभी के ऊपर टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करता है और अब वो सभी लोग डेलावेयर फॉरेस्ट में आ जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि वो तो सही में यहाँ आ गए। तभी एक लड़की फ्लियो के पास आती है और कहती है कि इतनी दूर के लिए टेलीपोर्टेशन यूज करना, क्या तुम एक ग्रेट सॉर्सरर हो? तो फ्लियो कहते नहीं, मैं तो बस एक नूब एडवेंचरर हूँ जो कि थोड़ा बहुत मैजिक यूज कर सकता है। तभी बेली रोजा भी फ्लियो के पास आती है और कहती है कि माफ करना, मैं पहले तुम्हारे खिलाफ रूड हो गई थी। वो सभी अब फ्लियो से माफी मांगते हैं तो फ्लियो कहते कोई बात नहीं, बस तुम लोग मुझ पर कोई शक मत करना। तभी वो छोटी लड़की कहती है कि इस फॉरेस्ट के अंदर मेल्शियम था, वो कहाँ पर गायब हो गया? मुझे अच्छे से याद है कि इस फॉरेस्ट के ऊपर मेल्शियम की पूरी एक थिक लेयर लगी हुई थी और मैं कोई भी मैजिक बीस्ट को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर फ्लियो से बताने वाला होता है कि उसने अपनी प्यूरिफिकेशन स्पेल यूज करी है फॉरेस्ट के ऊपर,
लेकिन तभी सिस्टम फ्लियो को रोक देता है और उसे वार्निंग देता है कि एक डीमन को ये बात बताना कि तुम प्यूरिफिकेशन यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। ये सुनकर फ्लियो सोचता है क्या एक डीमन? तभी बेली रोजा फ्लियो से कहती है माफ करना, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, आप अब थोड़ा सा दूर हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद बेली रोजा और उसके सभी साथी अपने वेपन्स को उस छोटी लड़की की तरफ कर देते हैं। बेली रोजा अब उस लड़की से कहती है कि अब अपना ट्रू फॉर्म क्यों नहीं दिखाती हो। ये सब कुछ सुनकर फ्लियो कंफ्यूज हो रहा होता है और कहता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो बेली रोजा उसे बताती है कि गिल्ड ने एक नोटिस निकाला था कि एक सस्पिशियस यंग लड़की हाल फिलहाल में लोगों की मदद मांग रही है डेलावेयर फॉरेस्ट में ट्रैवल करने के लिए। तभी दूसरी लड़की बताती है कि ये लड़की चाहती है कि हम लोग इसे वहाँ लेकर जाएं जहाँ पर डार्क आर्मी है। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये लड़की सस्पिशियस है। तभी हम लोग छोटी लड़की को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू आ रहा होता है, जिसे देखकर फ्लियो को उस पर दया आ रही होती है। लेकिन तभी वो छोटी लड़की एक इवल स्माइल करती है और कहती है कि कैसल ने जिन नाइट्स को एम्प्लॉय किया है, इन लोग के अंदर तो काफी हिम्मत है जो कि मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो लड़की धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ट्रांसफॉर्म होकर वो कहती है कि मैं फेनरिस हूँ, फेनग्रेल जो कि इंटरनल 4 है, मैं उसकी छोटी बहन हूँ, मैं अब तुम लोग को मार दूंगी। ये सुनकर बेली रोज कहती है कि ये तो लुपीन है। फेनरिस अब कहती है कि मेरे भाई ने मुझे भेजा था दुश्मनों को ऑब्जर्व करने के लिए और खाना ढूंढने के लिए, लेकिन अभी लगता है कि मुझे तुम लोग को मारना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो काफी ज्यादा मेलिशियम निकालती है जिसकी वजह से वो सभी नाइट सब नीचे गिर जाते हैं। वहीं बेली रोज भी कह रही होती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग ऐसे डीमन से मिलेंगे। वो गिरने वाली होती है तभी फ्लियो आकर उसे पकड़ लेता है और कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। फ्लियो को देखकर फेनरिस कहती है कि लगता है एक मेलिशियम से अनअफेक्टेड है, कोई बात नहीं, बाकी लोग को हराने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो बेली रोज के ऊपर हमला करने आती है, लेकिन तभी फ्लियो बेली रोज को पकड़कर साइड में कर देता है जिसकी वजह से वो बच जाती है। ये देखकर फेनरिस कहती है कि हम लुपिन्स कभी भी अपने शिकार को भागने नहीं देते हैं। ये सुनकर फ्लियो सोचता है कि मैं भाग नहीं सकता हूँ और साथ में मैं इन चारों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। फ्लियो अब बेली रोज की टीम के ऊपर टेलीपोर्टेशन यूज करता है और उन्हें वापस से टाउन में पहुंचा देता है। फेनरिस बेली रोज के ऊपर हमला करने आती है, लेकिन उससे पहले वो टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसे देखकर फ्लियो खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ ये काम कर गया। जिसे देखकर फेनरिस फ्लियो से कहती है कि क्या तुम अकेले मेरे खाना बनने की सोच रहे हो। ये सुनकर फ्लियो कहते हैं कि मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे चूज क्यों किया गया, लेकिन मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि इस दुनिया में बिना कुछ करे मैं नहीं मरूंगा, मैं इस दुनिया के अंदर कुछ करके रहूंगा, इसलिए जितनी भी स्पेल मेरे पास है मैं उन सभी का यूज करके लड़ूंगा। वहीं पर फेनरिस उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है और यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड।